हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डाई हैलाइड बनाने की विधियां। और डाई हैलाइड तीन प्रकार के होते हैं: जैम डाई हैलाइड, विश डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो उनमें सबसे पहले है जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड को बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। तो एक नंबर विधि, कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिक आप शायद जानते हो, वे यौगिक होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह के रूप में CO उपस्थित होता है। वे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह के रूप में CO उपस्थित होता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक से आप जैम डाई हैलाइड का निर्माण कैसे करोगे? पहले देखिए, ये CO और यहां इन बंधों पर, जैसे यहां कर देता हूं CH3 और यहां H, तो ये कन्फर्म CO आ रहा है इसमें, तो ये कार्बोनिल यौगिक तो है। तो वो बाद की बात है कि कौन सा कार्बोनिल यौगिक है, वो तो हम बाद में डिफाइन करते हैं, लेकिन पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कार्बोनिल यौगिक है या नहीं है। तो C डबल बॉन्ड O आ रहा है, अर्थात CO समूह आ रहा है, तो फिर ये कार्बोनिल यौगिक है। और इस कार्बोनिल यौगिक में आप PCl5 डाल दीजिए, PCl5 डाल दीजिए। यहां CH3 CHO, इसका मतलब ये याद रखना एसिड एल्डिहाइड है। अब इसमें क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, जितने कार्बन यहां होते हैं यौगिक में, वो उतने कार्बन तो पहले आपको लिखने होते हैं। जैसे यहां C के साथ CH3 और फिर H है, तो मैं भी क्या करता हूं, C के साथ CH3 और यहां H है, वो पूरा कर देता हूं। कार्बन के जो आगे वाले दो बॉन्ड है उनको यूं बिखेर कर लिख देते हैं हम लोग। बिखेर कर लिखें तो इधर वाले और इधर वाले, जैसे मैंने ये बनाए हैं, इन पर एक Cl और फिर दूसरा Cl उठाकर लगा देते हैं, जैसे ये वाला Cl और ये वाला Cl। तो अब यहां एक ही कार्बन पर दो हेलोजन आ गए, तो ये कन्फर्म आपके जैम डाई हैलाइड हो गया। और अब प्लस में यहां क्या बच गया, देखिए O परमाणु बच गया, फास्फोरस भी बच गया, और हेलोजन वहां तो दो ही लगे, यहां तीन हेलोजन और बच गए। तो इकट्ठा कर देते हैं इनको, P के साथ O आ जाएगा और इधर से तीन हेलोजन आ जाएंगे, तो POCl3। अब POCl3 को तो हम बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और इसका IUPAC पद्धति में नाम आपको बताना है, याद रखना, वो तो है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम आप बताइएगा। तो कार्बोनिल यौगिकों से आप जैम डाई हैलाइड कैसे बनाओगे कि किसी कार्बोनिल यौगिक, कोई सा कार्बोनिल ले लीजिए आप, किसी कार्बोनिल यौगिक पर जब PCl5 पर प्रवाहित की जाती है तो जैम डाई हैलाइड बनते हैं। यहां मैंने ये एसिड एल्डिहाइड लिया, अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप लिया, एक कीटोन ग्रुप और ले लेते हैं अपने। कीटोन ग्रुप में आप जानते हो कि कम से कम C डबल बॉन्ड O के साथ न्यूनतम 2 एल्किल समूह लगे होते हैं, तो वो कीटोन होते हैं। और कीटोन में भी आप PCl5 डाल दीजिए। PCl5 डालोगे तो सेम वही पोजीशन कि इस साइड में किसी कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन है, वो तो यहां सेम की सम आ जाएंगे। जैसे इस C के साथ CH3, तो ये तो सेम मैं लिखूंगा, C के साथ CH3 और CH3। इन बंधों को इस प्रकार से यूं बिखेर कर लिख देंगे। बिखेर कर लिखने के बाद में यहां से Cl उठा लेंगे, 5 Cl है तो 2 Cl इस प्रकार से यूं, इस प्रकार से यहां आ जाएंगे। और अब शेष क्या बच गया, फास्फोरस ऑक्सीजन परमाणु, और इसके अलावा यहां 3 हेलोजन भी बच गए। तो अब इकट्ठा करने पर एक यौगिक बन जाएगा जिससे बोलूंगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और इसका भी IUPAC पद्धति में नाम आप बताइएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों कार्बोनिल यौगिक हैं और इनसे हमने जैम डाई हैलाइड बनाने की विधि है वो पूर्ण कर दी। अब इसके बाद में ये तो कार्बोनिल यौगिकों से, मतलब प्रथम विधि थी जैम डाई हैलाइड की, और अब दूसरी विधि है वो हम बात करते हैं एल्काइन से। एल्काइन से आपको थोड़ा याद रखना है, एल्काइन से कैसे बनाओगे। पहले एल्काइन आप जानते हो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, तो मैं यूं करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक प्राथमिक एल्काइन है, इससे छोटी एल्काइन केमिस्ट्री में नहीं होती है, तो प्राथमिक हो गई है। और
इसमें आप ध्यान देने वाली बात है, HCl डाल दीजिए, HCl डाल दीजिए आप एल्काइन में, और इससे जैम डाई हैलाइड बन जाएगा बिना किसी उपस्थिति में, कमरे के तापमान पर। तो क्या करेंगे, जिस यौगिक में पहले जितने कार्बन है वो सेम के सेम लिखे जाएंगे। तो इसमें मुझे 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड से यूं यहां लिख लेता हूं, और अब जिस कार्बन पर मर्जी है उस कार्बन पर आप और Cl परमाणु लगा देना एक किसी कार्बन पर। जैसे सपोज कीजिए मैं इस पर और Cl लगा देता हूं, यहां से उठा करके ये Cl, इसको बढ़ा लूंगा, जैसे यहां तो मुझे एक Cl दिख रहा है तो बढ़ा लेंगे, संख्या बढ़ा लेंगे इनकी। जैसे यहां Cl आ गया और यहां भी Cl आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब जो बचे हुए कार्बन है, बचे हुए कार्बन के बंध पूरे कर देते हैं, और बंध हमेशा हाइड्रोजन से पूरे किए जाते हैं। तो इस कार्बन में यहाँ एक H और लगा देता हूं तो इसके बंध पूरे हो गए। इस कार्बन में 3 कर देता हूं CH3 से, इस प्रकार बंध पूरे हो गए। और अब यहाँ इस Cl वहां 2 हैं तो यहां बढ़ा देते हैं, 2 Cl कर देते हैं, बाकी हाइड्रोजन भी पूरे हो गए और Cl भी पूरे हो गए। तो जब एल्काइन पर HCl का योग करवाया जाता है तो जैम डाई हैलाइड बनते हैं, और इसका IUPAC पद्धति में नाम आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा यहां तो मैंने ये 2 कार्बन वाली एल्काइन है वो चुनी है, अब एक कार्बन एक्स्ट्रा यानी कहने का 3 कार्बन वाली एक एल्काइन और चुन लेते हैं। तो आप इस प्रकार से यू ले सकते हो, मर्जी आपकी कितने कार्बन वाली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा HCl का योग होगा एल्काइन में। तो ये 3 कार्बन वाली मैंने एल्काइन चुन ली, और जिससे बोलूंगा 3 कार्बन के साथ प्रोपाइन बोलूंगा, कौन सी बोलूंगा, प्रोपाइन, और इसमें HCl का योग करवा देंगे। HCl का योग करवाएंगे तो आपको जैम डाई हैलाइड बनाने, और जैम डाई हैलाइड में तो एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन आते हैं। तो फिर आप याद रखना, पहले जितने कार्बन है उतने कार्बन में यहां लिख दूंगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड से, इस प्रकार से जितने कार्बन हो उतने कार्बन आप लिख दीजिए, और मर्जी है उस कार्बन पर आप 2 हैलोजन जोड़ दीजिए। कोई निश्चित नहीं होता कि कौन से पर जोड़े, जहां मर्जी है वहां जोड़ दीजिए। जैसे सपोज कीजिए मैं तीसरे वाले पर, कहने का मतलब बीच में से जो हैलोजन है, कार्बन है, उस पर हैलोजन जोड़ देता हूं, उस पर हैलोजन जोड़ देता हूं। तो आप देखना, अब जो शेष कार्बन बच गए उन शेष कार्बन के मैं हाइड्रोजन लगा करके और बंध पूरे कर देता हूं। तो जाहिर सी बात है यहां भी H3 और यहां भी H3, यहां हैलोजन 2 आ रहे हैं जैम डाई हैलाइड में, यहां तो एक ही है, तो यहां बढ़ा करके लिख देते हैं, और इस प्रकार से ये पूरा हो जाता है। तो जैम डाई हैलाइड बनाने की अपने सिलेबस में 2 ही विधियां हैं, एक तो कार्बोनिल यौगिकों से और एल्काइन से, आप याद रखना। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो बारी आती है वो है विष डाई बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि है ग्लाइकोल से। एक यौगिक होता है ग्लाइकोल, ग्लाइकोल से, तो ग्लाइकोल से आप बनाओगे तो पहले आप ग्लाइकोल का सूत्र है वो लिख लीजिए, CH2 2 बार लगा दीजिए, और दोनों कार्बन पर एक OH और एक इधर OH परमाणु समूह जोड़ दीजिए, जिससे ग्लाइकोल बन जाएगा। ग्लाइकोल निश्चित है कि 2 कार्बन होते हैं और 2 OH समूह होते हैं क्रियात्मक समूह के रूप में, तो वो ग्लाइकोल होते हैं, ये ग्लाइकोल है। और ग्लाइकोल में आप PCl5 डाल दीजिए, ग्लाइकोल में आप PCl5 डाल दीजिए तो आपके विष डाई हैलाइड बन जाएंगे। थोड़ा सा आपको याद रखना है। और विष डाई हैलाइड क्या होते हैं, जिनमें 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर हैलोजन जुड़े होते हैं तो विष डाई हैलाइड होते हैं। तो मैं बता चुका हूं जितने कार्बन यहां अभिकर्मक में होते हैं पहले तो आप उतने कार्बन वाला वो सेम का सेम लिखिए। तो यहां मुझे 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन इस प्रकार से यूं हम लिख देंगे। और दोनों कार्बन पर अब यहां OH OH है, OH OH को यहां Cl Cl से प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो यहां भी Cl आ जाएगा और यहां भी Cl आ जाएगा। इस प्रकार इसमें 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर हैलोजन आ गए, तो ये निश्चित रूप से और विष डाई हैलाइड है। यहां शेष क्या बच गया, अब सुनिए गौर से, शेष बच गया, यह देखिए OH 2 बार है, फास्फोरस बचा है, यहां से 2 Cl तो ले चुका हूं, 3 Cl और बच गए, तो एक तो बन जाएगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3। ये बनने वाला एक सामान्य यौगिक है इन डाई हैलाइडों में, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड।
इसके अलावा और यहां से HCl भी बच जाएगा, HCl भी बच जाएगा। अब इसे संतुलित कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यहां O परमाणु 2 है, लेकिन इस पूरे आपके उत्पाद में और एक ही O परमाणु आ रहा है, तो फिर यूं कर लेते हैं, यहां फास्फोरस के आगे भी 2 लगा देता हूं, जिससे 2 फास्फोरस हो जाएंगे और 2 ही ऑक्सीजन। तो यहां तो फास्फोरस एक ही है, तो फिर यहां भी 2 लगा देता हूं, हो जाएंगे। देखिए Cl यहां कितने हो गए, Cl यहां 10 हो गए, और यहां Cl कितने हो गए, यहां Cl 8 और फिर यहां 2 कर देता हूं, 10 Cl हो गए। इस प्रकार से यह अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो क्या होता है, विष डाइहैलाइड बनाने के लिए ग्लाइकोल से कैसे बनाते हैं, ग्लाइकोल में जब PCl5 प्रवाहित किया जाता है तो विष डाइहैलाइड बनता है। और कौन सा बनता है, मतलब कितने कार्बन वाला है, वो तो यहां जितने कार्बन है उतने वाला ही बनेगा, और आयुपेशी पद्धति में उनका नाम लिखना होता है, तो इसका नाम आप जरूर बताइएगा। उसके बाद में ग्लाइकोल से और बाद में 2 नंबर इसमें विधि आती है एल्कीन से। आप एल्कीन चुन लीजिए, और एल्कीन याद रखने वाली बात है, डबल बॉन्ड वाली जो होती है हम उसे एल्कीन बोलते हैं। तो 2 कार्बन वाला मैं यहां जो प्रारूपिक एल्कीन है वो ले लेता हूं 2 कार्बन के रूप में। और इसमें याद रखने वाली बात है, आप इसमें Cl2 प्रवाहित करोगे। Cl2 वैसे जरूरी नहीं है, आप Cl2 के अलावा Br2, I2 उनको अणु के रूप में प्रवाहित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगी उनसे। और याद रखना, कुछ बूंदे इसमें हम CCl4 की मिलाते हैं। कुछ बूंदे पहले आप इनको एक कंटेनर में मिलाइएगा आपस में, फिर ऊपर से आपको और CCl4 की कुछ बूंदे डालनी है, और फिर अभिक्रिया स्वतः हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, जितने कार्बन दिए पहले तो उतने कार्बन आप लिख दिया करो। जैसे इसमें 2 कार्बन दिए तो 2 कार्बन वहां लिख दिए, और अब इन दोनों कार्बन पर और हम हैलोजन जोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये हैलोजन जोड़ दिए, और उसके बाद में अब इनको संतुलित करने वाली बात होती है। तो संतुलित करने वाली बात में ये पूर्णतः संतुलित ही है। इस प्रकार से ये और आपके विष डाइहैलाइड बन गया। और कौन सा बना है, आयुपेशी पद्धति में नाम जरूर बताइएगा। और विष डाइहैलाइड बनाने की विधियां भी पूरी हो गई है, और अब लास्ट में अपने आती है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की केवल एक ही विधि है, और याद रखना वो है एडिपिक अम्ल से। एक अम्ल आता है जिसे हम कहते हैं एडिपिक अम्ल, लेकिन याद रखना है आपको, इस एडिपिक अम्ल का हमें तो यहां सिल्वर लवण लेना है। तो एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण से आप ये बनाओगे। कैसे बताता हूं आपको मैं। एडिपिक अम्ल में याद रखना 4 कार्बन होते हैं। एडिपिक अम्ल में 4 कार्बन होते हैं, और उसके बाद में 2 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। ये एडिपिक अम्ल का सूत्र है। 4 कार्बन एल्किल ग्रुप के रूप में होते हैं, और 2 क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक के रूप में होते हैं। तो यूं बोलूं तो टोटल कार्बन तो याद रखना 6 हो गए, लेकिन ये 2 कार्बन तो क्रियात्मक समूह में शामिल होते हैं, और ये कार्बन एल्किल ग्रुप के कार्बन है। तो अब मुझे तो सिल्वर लवण इसका लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं। कार्बोक्सिलिक अम्ल से कोई भी लवण वगैरह बनाने के लिए आपसे पूछे तो अंतिम हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर जो भी यहां नाम दे उस धातु को जोड़ दिया करो। जैसे सिल्वर है तो यहां Ag लगा दूंगा, तो ये एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण बन गया। ठीक है, और इसमें पहले 2 COOH समूह थे, तो मैं इसे बोलूंगा डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। एडिपिक अम्ल अपने आप में डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल वो होते हैं जिनमें 2 COOH समूह उपस्थित होते हैं। तो ये एडिपिक अम्ल हो गया। आप इस एडिपिक अम्ल में और Br2 मिला दीजिए। Br2 मिलाने के बाद में
और कुछ बूंदे CCl4 की भी डाल दीजिए, और जिससे अभिक्रिया सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाएगी। तो अब जितने कार्बन एल्किल के रूप में आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, पहले तो वो एल्किल वाले कार्बन सुन लीजिए, यानी 1 2 3 और 4 एल्किल ग्रुप के रूप में मुझे कार्बन नजर आ रहे हैं। तो मैं 4 कार्बन एल्किल ग्रुप वाले सेम के सेम यहां लिख देता हूं। और ये लिखने के बाद में अब सुनिए, यहां से दूसरा अभिकर्मक मैंने Br2 ब्रोमीन है वो मिलाया है अणु के रूप में। तो यहां से Br उठा करके इन कार्बन पर जोड़ दीजिए, जो कार्बन मुक्त है मुक्त कार्बन पर जोड़ दीजिए। यहां Br आ जाएगा और यहां Br आ जाएगा। इस प्रकार से ये देखिए कि प्रथम और अंतिम यानी कार्बन 2 से अधिक है और प्रथम और अंतिम कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है, तो ये अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है। प्लस में और क्या क्या बच गया वो और देख लीजिए। एक तो ये देखिए COO और यहां भी COO, तो कहने का अर्थ 2 बार तो अपने पास CO2 बच गया, 2 बार तो, यानी ये भी CO2 ये भी CO2, 2 बार तो CO2 बच गया। इसके अलावा Ag भी अपने पास 2 बार है और इधर Br इसको बढ़ा लेंगे, तो फिर यहां 2 AgBr भी हो जाएगा, 2 AgBr भी हो जाएगा। इस प्रकार से तो यहां Br 2 ये रहे और 2 ये 4 हो गए, तो फिर यहां 2 Br लगा देता हूं, संतुलित हो गई समीकरण। यहां Ag 2 बार है तो यहां भी Ag 2 है, जितने कार्बन उतने भी कार्बन इसमें पूरे। इस प्रकार से तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कैसे बनाओगे? एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण में CCl4 की उपस्थिति में जब Br2 प्रवाहित की जाती है तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनते हैं। एकमात्र एक ही विधि थी बनाने की और वो पूर्ण हुई। अब इसमें लास्ट में आता है डाई हैलाइडों के भौतिक गुण। लास्ट छोटा सा मतलब इसका टॉपिक पूरा कर देते हैं अभी। डाई हैलाइडों के भौतिक गुण तो आपको याद रखना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा याद रखिएगा। डाई हैलाइडों के भौतिक गुण कि सारे के सारे मतलब जैम हो चाहे विष हो चाहे अल्फा ओमेगा हो, सारे के सारे डाई हैलाइड रंगहीन होते हैं, मधुर गंध वाले होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। इतनी 4 बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है। और इसके साथ ही अपना ये टॉपिक तो पूरा हुआ। नेक्स्ट अगले वीडियो में